जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन टीईटी पीआरटी में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पीवाईक्यूज़ डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर पीवाईक्यूज़। यह हमारा है पेपर 1 जो होगा सब्जेक्ट आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास। इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपने बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्नों में हमारा सबसे पहला प्रश्न रहने वाला है, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द का प्रकार नहीं है। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द का कौन सा प्रकार नहीं है? तद्भव, तत्सम, देशी या योग रूढ़। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा डी, योग रूढ़। क्यों? तत्सम, तद्भव और देशी शब्द उत्पत्ति के आधार पर होते हैं। योग रूढ़ शब्द अर्थ के आधार पर बनते हैं, इसलिए यह उत्पत्ति के आधार का प्रकार नहीं है। तो हमारा उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द का प्रकार तत्सम शब्द होगा, तद्भव शब्द होगा, देशी शब्द होगा, लेकिन योग रूढ़ शब्द नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2, अक्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। अक्षिप्त व्यंजन क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए डेढ़ है, ऑप्शन बी यव है, ऑप्शन सी रेल है, ऑप्शन 4 से है। करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है? करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा बी, यह और वह। क्यों? क्योंकि यह और वह को अक्षिप्त या अर्धस्वर कहा जाता है, क्योंकि इनके उच्चारण में स्वर और व्यंजन दोनों के गुण होते हैं। दोनों के गुण कैसे होते हैं? ये होता है हमारा यह प्लस ए, वह प्लस ए। इस तरह से हमारा होता है यह में स्वर और वह में स्वर, इसलिए इनको अर्धस्वर कहते हैं और अक्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मुझे बैठा नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता वाच्य का उदाहरण कहलाता है। भाववाच्य, क्रमवाच्य, कृतवाच्य या उभयवाच्य। मुझसे बैठा नहीं जाता यह कौन से वाच्य का प्रकार है? तो यह हमारा भाववाच्य। भाववाच्य कैसे है? भाववाच्य इसलिए है क्योंकि भाववाच्य में क्रिया के भाव या स्थिति पर जोर होता है। इस वाक्य में भी व्यक्ति की स्थिति बताई जा रही है। जब व्यक्ति की स्थिति बताई जा रही है तो ये हमारा भाववाच्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होती है? आपने पढ़ा होगा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या हमारी वो संख्या होती है जो हमारी P/Q की फॉर्म में लिखी जाती है और Q नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, वो हमारी होती है परिमेय संख्या। तो P/Q हमारा ये नहीं है, ये है, हमारा होगा परिमेय संख्या P/Z, ऑप्शन नंबर 2। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या वह संख्या होती है जो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ P और Q पूर्णांक होगा और Q शून्य नहीं होगा। वही हमारी कंडीशन P/Q वाली कंडीशन, जहाँ पे Q नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, वो हमारी परिमेय संख्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, श्वास के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण होता है। श्वास के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कैसे होता है? सघोष और अघोष के हिसाब, स्पर्श एवं ऊष्म, अव्ययप्राण एवं महाप्राण। अव्ययप्राण को हम बोलते हैं अल्पप्राण। अल्पप्राण एवं महाप्राण, अनुस्वार एवं अनुनासिक। तो करेक्ट क्वेश्चन आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, अल्पप्राण एवं महाप्राण। व्यंजन के श्वास के आधार पर अल्पप्राण और महाप्राण में बांटा जाता है। इसमें उच्चारण के समय हवा की मात्रा अलग अलग होती है। क्वेश्चन नंबर 6, किसी संख्या के दाहिनी ओर शून्य रखने पर वह संख्या बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है? तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, जो हमारा दाहिना होता है उसको हम बोलते हैं दायां, ये हमारा होता है राइट। एक होता है हमारा बायां, इसको हम बोलते हैं लेफ्ट। कोई संख्या हमारी है 5, अगर हम उसके लेफ्ट में शून्य लगाएंगे तो संख्या में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन हम उसके राइट में शून्य लगाएंगे तो 5 से कितना हमारा 10 गुना, तो हमारा 10 गुना बढ़ जाएगा। क्या होगा? 10 गुना बढ़ जाएगा।
कैसे? किसी संख्या के दाईं ओर एक शून्य लगाने पर उसका मान 10 गुना बढ़ जाता है। जैसे हम 6 के राइट में शून्य लगा देंगे तो 6 से 60 बन जाएगा, इसीलिए 10 गुना बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, तरंग शब्द का पर्यायवाची है। तरंग शब्द का पर्यायवाची क्या है? शेर। तरंग शब्द का पर्यायवाची शेर, घोड़ा, हाथी या मोर। तरंग शब्द का हमारा पर्यायवाची होता है घोड़ा। तुरंग का अर्थ घोड़ा होता है। संस्कृत और हिंदी साहित्य में घोड़े के लिए तुरंग शब्द का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 8, देवनागरी लिपि नहीं होती है। किस भाषा की हमारी लिपि देवनागरी लिपि नहीं होती है? हिंदी भाषा की। हम सब जानते हैं हिंदी भाषा की जो लिपि होती है वो देवनागरी होती है। संस्कृत भाषा हमारी देवनागरी लिपि की लिखी हुई है। गुजरात की भाषा या मराठी भाषा? तो करेक्ट आंसर होगा गुजरात की भाषा। जो गुजरात की भाषा होती है वो देवनागरी लिपि में नहीं लिखी गई है। हिंदी, संस्कृत और मराठी में देवनागरी लिपि का प्रयोग होता है, जबकि गुजराती की अपनी अलग लिपि होती है। क्वेश्चन नंबर 9, शुद्धवर्तनी युक्त शब्द है। अंत्याक्षरी, अंताक्षरी, अंतक्षरी या फिर अंताक्षरी? हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंताक्षरी। अंताक्षरी हमारा लिखा जाता है ए अदने ते अ अक्षर ई, अंत्याक्षरी। ये हमारी शुद्ध वर्तनी होती है। अंत्याक्षरी शब्द की सही वर्तनी यही है, अन्य विकल्पों में शब्द गलत लिखा गया है। सोच समझकर खर्च करने वाले को क्या कहते हैं? सोच समझकर खर्च करने वाले को क्या कहते हैं? कृपण, अव्ययी, कंजूस, मितव्ययी। सबसे ज़्यादा हम लोगों को जो डाउट होता है वो होता है कंजूस में। सबसे सोच समझकर खर्च करने वाले को कंजूस नहीं कहते हैं। सोच समझकर खर्च करने को बोलते हैं मितव्ययी। मितव्ययी कैसे बोलते हैं? जो व्यक्ति सोच समझ और ज़रूरत के अनुसार खर्च करता है उसे मितव्ययी कहते हैं। वह फिजूल खर्च नहीं करता और पैसों का सही उपयोग करता है। जो कंजूस होता है वो पैसों का उपयोग ही नहीं करता है, लेकिन जो मितव्ययी होता है वो पैसे का सही उपयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 11, संख्या 45.47 में 5 का अंकित मान क्या है? तो 45.47 में 5 का अंकित मान क्या है? 5। करेक्ट आंसर होगा बी, 5। 5 क्यों होगा? क्योंकि 45.47 में 5 इकाई के स्थान पर आया है, इसलिए उसका मान अंकित मान 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 12, उपकार का विलोम शब्द है। उपकार, किसी के ऊपर उपकार करना, और उपकार का विलोम हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, अपकार। अपकार क्यों होगा? उपकार का अर्थ भलाई करना होता है, जबकि अपकार का अर्थ बुरा करना होता है। क्वेश्चन नंबर 13, 3 अंकों की सबसे पहली संख्या होती है। 3 अंकों से बनने वाली सबसे पहली संख्या क्या होगी? 999, 101, 190 कि 100? तो 3 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? हमारी सबसे पहली 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है 99। 99 में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 100। तो 100 3 अंकों की हमारी सबसे छोटी संख्या होती है। 3 अंकों की हमारी सबसे छोटी संख्या ये नहीं होती है, क्योंकि ये होता है सिर्फ 1, सिंगल 1। ये 1 अंक की सबसे छोटी संख्या होती है। 001 हमारी कभी भी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या नहीं होती है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारी होती है 100। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 3 अंकों की सबसे पहली संख्या। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 यानी 100 होती है। 3 अंकों की संख्या 100 से शुरू होती है और 999 तक होती है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होती है, इसलिए पहली संख्या अंकों की संख्या 100 होती है। क्वेश्चन नंबर 14, वसन शब्द का अर्थ है। वसन शब्द का अर्थ क्या होता है? कपड़ा होता है। ऑप्शन नंबर बी, बुरी आदत होता है। ऑप्शन नंबर सी, तीर होता है। या ऑप्शन नंबर डी, ये सभी होता है। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर है कपड़ा। कपड़ा क्यों होता है? वसन का अर्थ कपड़ा या वस्त्र होता है। संस्कृत मूल का शब्द है जो पहनने वाले कपड़ों के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, ये हमारा
बहुविकल्पीय प्रश्नों का आखिरी प्रश्न होने वाला है। लेखन एक शारीरिक क्रिया है जिसमें बालकों के हाथों को गतिविधियां करनी पड़ती है। यह कथन किसका है? लेखन एक शारीरिक क्रिया है जिसमें बालकों के हाथों को गति करनी पड़ती है। यह कथन किसका है? सुकरात, प्लेटो, मॉन्टेसरी या एनी बेसेंट? ये कथन हमारा है मारिया मॉन्टेसरी का। ऑप्शन नंबर सी, मॉन्टेसरी। मॉन्टेसरी के अनुसार लेखन एक शारीरिक प्रक्रिया है जिसमें हाथों और उंगलियों की गतिविधियों से लिखना सीखा जाता है। तो ये हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न समाप्त हुए। अब हम आगे बढ़ते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। लघु उत्तरीय प्रश्न हमारे हो गए क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 30 तक। क्वेश्चन नंबर 16, स्वर के कितने भेद होते हैं? स्वर के हमारे 2 भेद होते हैं। स्वर के हमारे कितने होते हैं? 2 प्रकार। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? छोटे उच्चारण वाले ह्रस्व स्वर कहलाते हैं तथा लंबे उच्चारण वाले दीर्घ स्वर कहलाते हैं। अगर किसी स्वर के उच्चारण में कम समय लग रहा है तो वो ह्रस्व स्वर होगा। किसी स्वर के उच्चारण में अधिक समय लग रहा है तो वो दीर्घ स्वर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, विकारी शब्द किसे कहते हैं? विकारी शब्द क्या होता है? जिनमें विकार उत्पन्न किया जा सके, जिनको चेंज किया जा सके। जैसे जिन शब्दों का रूप, लिंग, वचन, कारक या काल के अनुसार बदला जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जिन शब्दों को हम लिंग, वचन, रूप, काल आदि के द्वारा बदल सकते हैं उनको हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे हमारा एक शब्द है लड़का, इसको हम लड़के, लड़कों आदि में बदल सकते हैं, इसलिए यह हमारा होता है विकारी शब्द। और अविकारी शब्द क्या होता है? अविकारी शब्द होता है हमारा कल। हम कल को कले नहीं कर सकते, हम कल को कलो नहीं बना सकते, ये होता है अविकारी। विकारी शब्द हमारे होते हैं जिनको हम लिंग, वचन, काल या कारक में परिवर्तित कर देते हैं। सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या क्या होती है? कोई भी संख्या जो 2 से पूरी डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर हमारा है 0, वो होती है सम संख्या। जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है और शेष 0 आता है उसे सम संख्या कहते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के भेद लिखिए। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार के भेद होते हैं। सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार के होते हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा मिश्र वाक्य और तीसरा संयुक्त वाक्य। क्वेश्चन नंबर 20, गणेश शब्द के पर्यायवाची शब्द लिखिए। गणेश शब्द के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? गणपति, विनायक, गजानन आदि शब्द गणेश के पर्यायवाची है और भगवान गणेश के अलग अलग नाम भी है। अनुनासिक वर्ण किसे कहते हैं? 2 उदाहरण लिखिए। जिन वर्णों का उच्चारण नाक से हवा निकालते हुए किया जाता है, जिन वर्णों का उच्चारण नाक से हवा निकालते हुए किया जाता है उन्हें अनुनासिक वर्ण कहते हैं। जैसे चांद, आंसू, इनका उच्चारण नाक से हवा निकालते हुए होता है, इसलिए इनको अनुनासिक वर्ण कहते हैं। श्रुतलेख से आप क्या समझते हैं? श्रुतलेख क्या होता है? सुन के लिखना। जैसे टीचर इमला बोलते हैं और स्टूडेंट उसको सुन के लिखते हैं तो वो हमारा श्रुतलेख होता है। श्रुतलेख वह प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक बोलकर शब्द या वाक्य सुनाता है और विद्यार्थी उन्हें सुनकर सही वर्तनी में लिखते हैं। इससे लेखन और वर्तनी का अभ्यास होता है, उसे श्रुतलेख कहते हैं। अनुस्वार और अनुनासिक का चिन्ह स्पष्ट कीजिए। अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार का चिन्ह बिंदु,
अनुनासिक का चिन्ह चंद्रबिंदु, अनुनासिक का उदाहरण अंग और आँख, अनुनासिक का अर्थ चांद और माँ। अगर बिंदी है अंग की तो अनुस्वार, अगर चांद की बिंदी है तो अनुनासिक। क्वेश्चन नंबर 24, गुणा में कौन कौन सी संक्रियाएं होती है? गुणा में कौन कौन सी संक्रियाएं होती है? एक हमारी संक्रिया होती है मल्टीप्लिकेशन, जैसे 3/4 मल्टीप्लाई। एक होता है हमारा 3 जिसको हम फोर टाइम्स ऐड कर देते हैं, 12 ये होता है एडिशन। मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं? मल्टीप्लाई से भी करते हैं और हम एडिशन से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमारी गुणा में कौन कौन सी संक्रियाएं होती हैं? हमारी गुणा में होती है 2 संक्रियाएं। गुणा में मुख्यतः जोड़ और गुणा की संक्रिया होती है। गुणा को बार बार जोड़ने की प्रक्रिया भी कहा जाता है, जैसे 4 × 3 को हम 4+4+4 लिख सकते हैं। समानार्थी शब्द, समानार्थी शब्द के 2 उदाहरण थे। समानार्थी शब्द क्या होते हैं? समान अर्थी, जिस शब्द का समान अर्थ हो, जिन शब्दों का समान अर्थ हो वो हमारा समानार्थी शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों का अर्थ एक जैसा हो उन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं, जैसे जल और पानी। जल और पानी का अर्थ हमारा समान होता है। जल भी वही होता है, पानी भी वही होता है, सूर्य भी वही है, रवि भी वही है, भास्कर भानु भी वही है। तो समानार्थी जिनका अर्थ हमारा समान होता है, जल, पानी, सूर्य और रवि। से और से का उच्चारण स्थान हमें लिखना है। से एवं से का उच्चारण स्थान लिखिए। से का उच्चारण स्थान तालु से होता है। श्रेय षटकोण, श्रेय षटकोण का उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है और से का दांतों के पास से होता है। क्वेश्चन नंबर 27, ऐच्छिक शब्द का विलोम अर्थ लिखिए। ऐच्छिक क्या होता है? जो हम अपनी इच्छा से लिखते हैं, और इसका ऐच्छिक होता है कोई भी कार्य हम अपनी इच्छा से कर रहे हैं, और इसका विलोम क्या होगा? हम कोई भी कार्य अपनी इच्छा के बिना कर रहे हैं, ज़बरदस्ती कर रहे हैं। जैसे ऐच्छिक का अर्थ होता है अपनी इच्छा से, ऐच्छिक का अर्थ होता है अपनी इच्छा से किया जाए, जिसमें स्वतंत्रता होती है। और ऐच्छिक का विलोम होता है अनिवार्य, क्योंकि वो करना अनिवार्य होता है, हमारी इच्छा हो या ना हो, जिसका अर्थ है जो करना जरूरी है या बाध्यकारी है। आघात किसे कहते हैं? आघात क्या होता है? आघात होता है किसी शब्द या अक्षर के उच्चारण में जब किसी एक अक्षर पर अधिक बल दिया जाता है तो उससे आघात कहते हैं। इससे शब्द की उच्चारण स्पष्ट और प्रभावी है। आघात किसे कहते हैं? किसी शब्द या अक्षर के उच्चारण में जब किसी एक अक्षर पर अधिक जोर दिया जाता है। जैसे हमारा एक शब्द है आघात, इसमें हमारे 3 शब्द जो कुछ वर्णों से मिलकर बना हुआ है। इसमें अगर हम किसी एक पार्टिकुलर वर्ड पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ज़्यादा प्रेशर लगा रहे हैं, ज़्यादा बल लगा रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं आघात, जिसकी वजह से शब्द का उच्चारण स्पष्ट होता है और प्रभावी होता है। क्वेश्चन नंबर 29, पठन कितने प्रकार का होता है? पठन कितने प्रकार का होता है? पठन हमारा 2 प्रकार का होता है। मौन पठन होता है और सस्वर पठन होता है। मौन पठन होता है जब हम मन ही मन में पढ़ते हैं। सस्वर पठन होता है जब हम बोल के पढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा अति लघु। क्वेश्चन नंबर 30, कोठारी आयोग ने गणित के विषय में क्या कहा था? कोठारी आयोग ने गणित के विषय में क्या कहा था? कोठारी आयोग ने कहा कि गणित विज्ञान और तकनीकी शिक्षा की आधारभूत भाषा है, इसीलिए इसका अध्ययन आवश्यक है। कोठारी आयोग ने स्टेटमेंट दिया था कि जो गणित है वो विज्ञान और तकनीकी शिक्षा की आधारभूत भाषा है, इसलिए इसका अध्ययन बहुत ही आवश्यक होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे अपने लघु क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न, जो हमारे हो गए क्वेश्चन
31 टू क्वेश्चन 40। हमारे टोटल 10 क्वेश्चन हो गए। जो एक क्वेश्चन होगा 2 मार्क्स का होगा। टोटल हमारे 20 मार्क्स के रहने वाले हैं। लेखन में वर्तनी अशुद्धि निवारण के उपाय बताइए। लेखन में अशुद्धि निवारण के क्या क्या उपाय हो सकते हैं? लेखन में वर्तनी अशुद्धियाँ दूर करने के लिए सही उच्चारण सीखना, कठिन शब्दों का बार बार अभ्यास करना, शब्दकोश का उपयोग करना, शिक्षक द्वारा गलतियों को सुधारना आवश्यक है। नियमित लिखने और पढ़ने से विद्यार्थी की वर्तनी धीरे धीरे सही हो जाती है। देखिए, राइटिंग स्किल्स को बेटर करने के लिए और एरर फ्री करने के लिए हमें सबसे ज़रूरी क्या होता है? शब्दों का सही उच्चारण सीखना। जब हम शब्दों को सही बोल पाएंगे तब हम उनको सही लिख पाएंगे। हमें कठिन शब्दों का बार बार अभ्यास करना होगा, शब्दकोश का इस्तेमाल करना होगा और टीचर द्वारा गलतियों को सुधारना होगा। रेगुलर लिखने और पढ़ने से विद्यार्थी की वर्तनी धीरे धीरे सही हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 32, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद लिखिए। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य कई प्रकार के होते हैं, जैसे विधानवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक और विस्मयबोधक। इन वाक्यों से क्रमशः सूचना देना, प्रश्न पूछना, आदेश देना, इच्छा व्यक्त करना, आश्चर्य प्रकट करना आदि बताया जाता है। विराम चिन्हों के सही प्रकार लिखिए। विराम चिन्हों के कितने प्रकार होते हैं? विराम चिन्ह लिखते समय सही जगह रोकने और अर्थ स्पष्ट करने के लिए लगाए जाते हैं। मुख्यतः विराम चिन्ह, जो हमारे विराम चिन्ह होते हैं वो मुख्यतः 20 प्रकार के होते हैं। विराम चिन्ह हिंदी में हमारे 20 प्रकार के होते हैं। उन 20 प्रकारों में मुख्य मुख्य हमने लिखे हुए क्या होते हैं? पूर्ण विराम, पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयबोधक चिन्ह, अर्धविराम और द्विबिंदु। आरंभिक स्तर पर पठन की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। आरंभिक स्तर पर पठन से बच्चों की भाषा समझने की क्षमता बढ़ती है, शब्द भंडार बढ़ता है, सही उच्चारण आता है और पढ़ने में रुचि विकसित होती है। इससे बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है और सीखना आसान हो जाता है। तो आरंभिक स्तर पर पठन से बच्चों की भाषा को समझने में क्षमता बढ़ती है, शब्द भंडार बढ़ता है, उच्चारण सही होता है, पढ़ने में रुचि विकसित होती है और बच्चों का आत्मविश्वास, सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है हमारे बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 35, गणित की संक्रियाओं में शून्य का महत्व स्पष्ट कीजिए। गणित की संक्रियाओं में शून्य का महत्व क्या होता है? शून्य का गणित में विशेष महत्व है। जोड़ में संख्या वही रहती है, गुणा में परिमाण शून्य हो जाता है और स्थानीय मान प्रणाली को समझने में शून्य बहुत आवश्यक होती है। इसलिए गणितीय गणना में शून्य का महत्वपूर्ण स्थान होता है। श्रवण कौशल के उद्देश्य लिखिए। श्रवण कौशल के उद्देश्य क्या क्या होते हैं? श्रवण कौशल का उद्देश्य विद्यार्थियों को ध्यानपूर्वक सुनना सिखाना, सही अर्थ समझना और भाषा को सही ढंग से ग्रहण करना होता है। इससे उच्चारण समझने की क्षमता और संचार कौशल विकसित होते हैं। श्रवण कौशल का उद्देश्य विद्यार्थियों को ध्यानपूर्वक सुनना, सीखना, सही ढंग से समझना और भाषा का सही ढंग से ग्रहण करना होता है। इससे उच्चारण की क्षमता बढ़ती है, संचार कौशल विकसित होता है। क्वेश्चन नंबर 37, वाक्य के आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं? वाक्य के आवश्यक तत्व, वाक्य में मुख्य आवश्यक तत्व कर्ता, क्रिया और कर्म होता है। कर्ता काम करने वाला होता है, क्रिया काम को बताती है, क्या काम किया जा रहा है, किया जा चुका था या किया जाएगा, और कर्म वह होता है जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। आप कविता द्वारा
संख्या का क्रम कैसे सिखाएंगे? आप छोटी क्लास के बच्चों को संख्या का क्रम कैसे सिखाएंगे? कविता या गीत के माध्यम से बच्चों को संख्याएं आसानी से सिखाई जा सकती है। कैसे? जैसे हम उनको कोई कविता सिखा रहे हैं, एक था राजा, दो थी रानी, तीन थे बच्चे सुहाने। इस तरह के से कविता और गीतों को सिखाकर हम बच्चों को संख्याओं का सही क्रम सिखा सकते हैं। ऐसी कविताएं बच्चों को गिनती याद कराने में मदद करती है। गणितीय शिक्षण की आवश्यकता पर टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा। गणितीय शिक्षण की आवश्यकता पर टिप्पणी लिखिए। गणित शिक्षण से बच्चों में तार्किक सोच, समस्या समाधान क्षमता और गणना करने की योग्यता विकसित होती है। गणित शिक्षण से बच्चों में तार्किक सोच, समस्या समाधान क्षमता और गणना करने की योग्यता विकसित होती है। दैनिक जीवन में पैसे, समय और माप जैसी चीज़ों को समझने के लिए गणित का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक होता है। हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। संख्या 8350। संख्या 8350 को 5 से भाग दीजिए और भाज्य, भाजक, भाजफल और शेषफल लिखिए। अगर हम किसी संख्या को 8350 जब हम 8350 में 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 एकम 5 बच गए, 3 निकाल लिया, 3 5 को 30, 3 5 5 7 35 0 0 और 0। अब हमें भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल इनको लिखना है। तो हमारा भाज्य क्या होगा? बराबर होता है हमारा भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो हमारा 5 से भाग देने पर परिणाम आता है। यहाँ इतना भाज्य है, जिसको हमने भाग दिया है वो भाज्य होगा, जिससे हमने भाग दिया है वो भाजक होगा, जो हमारा आंसर आया वो भागफल होगा और शेषफल इस केस में शून्य रहेगा, क्योंकि संख्या पूरी तरह 5 से विभाजित हो जाती है। हमारा भाज्य, भागफल और शेषफल में क्या संबंध होता है? वो होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शेयर अपने दोस्तों के साथ सेशन को शेयर कीजिए और पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके 2016 से 2025 तक सभी प्रीवियस ईयर पेपर आपके कराएंगे, सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के। तो हम लोगों के साथ बने रहें। धन्यवाद।